अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। प्लेटफॉर्म है हमारा पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज का। और इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में लीगल वे में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, ट्रेडर्स की जो प्रॉब्लम है, और इन केस अगर आप इस फील्ड को ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज करना चाह रहे हैं तो इसमें कौन से चैलेंजेस हैं, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। और लेट्स सी, आज जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा, इसलिए शुरू से एंड तक वीडियो को इंशाल्लाह देखिएगा। बल्कि कोशिश करूंगा अगर वीडियो को थोड़ा सेगमेंटाइज कर दें तो शायद इसकी 2-3 सीरीज आए कॉन्टिन्यूस, क्योंकि जिस फ्रेमवर्क को मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है मैनुअल ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए भी, और इवन बिगनर ट्रेडर्स का जो शुरू में प्रॉब्लम आता है, जैसे एंट्रीज को लेकर, एग्जिट को लेकर, ट्रेड को मैनेज करने के एतबार से एनालिटिकल अप्रोच अभी इतनी मेच्योर नहीं हुई होती, इन चीज़ों को लेकर। और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो डाटा रीड में आपकी हेल्प देते हैं, आपको अपना टेम्पलेट बेसिकली मार्केट में जब आप काम शुरू करते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चार्ट पे देखने के लिए। इस तरह के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह इस फ्रेमवर्क में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाकायदा तौर पर। और अदरवाइज ये है कि फ्रेमवर्क जो है बेसिकली उसकी बाकायदा एजुकेशन भी होती है। जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेडिंग को लाइक करते हैं वो बेसिकली उनके लिए फ्रेमवर्क बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। फ्रेमवर्क का थोड़ा डेफिनेशन बता दूं कि जैसे लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं और मल्टीपल इंडिकेटर्स को मिला के कोई स्ट्रेटजीज और चीज़ों को डिफाइन करना का मतलब काम करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क एक यूनिक टर्म है। और आई डोंट नो कि मैंने इससे पहले इसके बारे में इतना सुना है या लोगों को डिस्क्राइब करते देखा है। तो हमारा जो एक्सपर्टाइज है 9-10 साल का, वो बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस है कि ट्रेडर्स की जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है ग्रोथ को लेकर, बाकी चीज़ों को उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इसलिए हम कोई कैलकुलेटेड कोर्सेज पे बिलीव नहीं कर रहे होते। एक कस्टमाइज ट्रेनिंग होती है जो मैं वन टू वन जो कंडक्ट करता हूँ अपने यूज़र के साथ, उसकी कंप्लीट प्रोफाइल लेने के बाद। तो उसमें ये प्रोडक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और कोशिश करूंगा इसको इतना सिंपल और इजी रखूं कि एक आम पर्सन भी जो भी ट्रेडिंग से ज़्यादा हाउ नॉलेज रखता है इसको अंडरस्टैंड कर सके। बाकी आपके जो क्वेश्चन क्वेरीज होंगे वो फिर नंबर दिया गया होता है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलें इसको शुरू करते हैं। अभी इसका जो तरीकाकार है, जिस तरह आप एक नॉर्मल इंडिकेटर अपने चार्ट पर ड्रा करते हैं, सेम इसी तरह से आपने एक फ्रेमवर्क एक प्लेस है जिसके अंदर मल्टीपल बहुत से टूल जो हैं वो एक ही जगह पर ऐड कर दिए गए होते हैं, जिससे आसानी ये होती है कि आप किसी भी टूल को किसी वक्त भी एक्सेस कर सकते हैं। एक तो आपके चार्ट्स पे लोड नहीं पड़ता, आपके MT4 पे लोड नहीं आता। सेकंड, आपके पास जो चॉइस है वो ज़रा क्विक रहती है। आप मल्टीपल टाइप की थीम्स और स्ट्रेटजीज को आपस में मिला के देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को हमने आज इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करना है। CMS प्रो मैक्स, इसको FX प्रो मैक्स भी आप कह सकते हैं। प्रो मैक्स एक उसका जनरल नेम है। और इसमें कुछ सेगमेंट हैं जो पहले मैं आपको थोड़े डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे कि अब आप स्टार्ट में देख रहे हैं, ये एक लेंथी जो है पूरा एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर तकरीबन अगर मैं बाय टूल कैलकुलेशन करूं तो 21 के करीब ऐसे टूल ऐड हैं जो मैनुअल ट्रेडर्स के काम और परफॉर्मेंसेस की नीड को पूरा करते हैं। अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बाद दफ़ा आपको फ्री भी अवेलेबल होते हैं, कुछ इसमें डेफिनेटली बड़े स्ट्रॉन्ग और हमारे इनर हाउस बिल्टअप 7-8 साल में जो कोड हैं उसके ऊपर बेस करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम फ्रेमवर्क कह रहे हैं बेसिकली। अब इसको यूज़ करने के तरीकों पे थोड़ा देखेंगे। स्टार्ट में जो आप देख रहे हैं, पहला एक हमारे पास सेट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि कॉमनली मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मेरे से लोग रब्ता करते हैं या स्टूडेंट्स या कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रेडिंग कर रहा है या करना चाह रहा है, तो एक सिग्नल सर्विस की जो फैंटेसी चली हुई है ना, उसको लेकर उनका स्टार्ट में ये क्लेम होता है, सर कोई ग्रुप है, कोई हमें सिग्नल्स मिल सकेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि मैं सिग्नल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन जाती तौर पर इसको लाइक इसलिए नहीं करता कि अगर आप 1960 से 2000 तक किसी भी कामयाब ट्रेडर्स की बायोग्राफी पढ़ लें या गाइडलाइंस पढ़ लें, तो कभी कोई ट्रेडर इटसेल्फ एज ए स्किल, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो किसी दूसरे के सिग्नल पे कामयाब या अमीर या कह लें वेल्थी नहीं हुए होते, क्योंकि ये मार्केट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने के लिए बनी है। तो अगर आप इसमें शुरू में ही ऐसी सर्विसेज में चले जाएंगे जो आपको डिपेंडेबल कर दें, तो फिर आपकी जो अपनी स्किल्स बिल्टअप होनी है वो आपका डैमेज हो जाएगा, वो सारा का सारा एरिया।
तो शुरू में अकाउंट मैनेजमेंट या ऐसी सर्विसेज या पेड ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना, वो मैं को इतना अप्रिशिएट नहीं करूँगा। बाकी हर बंदा अपनी अच्छी बुरी परफॉर्मेंस कर रहा है अपने सेगमेंट में, तो उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं चूँकि सिग्नल्स देता नहीं हूँ, आपको इस काबिल कर देता हूँ इस फ्रेमवर्क के ज़रिए भी, और आफ्टर अगर आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप अपने सिग्नल्स खुद जनरेट कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट सिग्नल्स को रिफाइन कर सकते हैं, और आफ्टर दैट अपने सिग्नल्स पे बाकायदा मनी मैनेजमेंट मॉडल लगा के उसको ऑटोमेशन तक एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स मुझे नहीं लगता कि इंशाल्लाह आपको पाकिस्तान में शायद कहीं सर्विस इस तरह से मिले और इन चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हो। तो इसी हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको तसल्ली से देखें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर के MT4 के जनरल इंडिकेटर्स कौन से ऐसे हैं जो अच्छे सिग्नल्स या अच्छी मार्केट की जो फॉर्मेशन उसको बताते हैं, तो आपको जनरली 4 से 5 इंडिकेटर्स गूगल पे मुख्तलिफ फॉर्म की सर्चेज में मिलेंगे, जिसमें स्टॉकिस्टिक है, CCI है, RSI है, जिसमें मैकडी है और बुलिंगर। ये वो पावरफुल टूल्स हैं जो ऑसिलेटर की कैटेगरी में आते हैं, और सिर्फ बुलिंगर है जो ट्रेंड कैटेगरी के टूल में आ रहा होता है कहीं। तो अभी ये जो है, ये अगर आप इनको इंडिविजुअल बेस पे देखें, तो अभी मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि इंडिविजुअली इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। अगर इन टूल जिनका मैं नाम ले रहा हूँ आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो ये टूल्स की बेशुमार वीडियोस, इनके इंट्रोडक्शन, इनके प्रो एंड कॉन्स वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मैंने इसके खास फीचर्स और सिस्टम के बारे में क्योंकि आपसे बात करनी है सूरत हाल की, तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इनके ऊपर किसी भी टूल को लगाएंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लगा के दिखाऊंगा, फिर इसको साथ साथ लेके चलेंगे। तो हम उसको अपनी ट्रेडिंग में एज ए सिग्नल इंडिकेटर नहीं यूज करते, नंबर एक। नंबर दो, जितने भी ऑसिलेटर्स हैं MT4 में वो सारे के सारे बाय सिग्नल, आप कोई भी उसमें इनपुट्स लगा लें वो डाइवर्ज होते हैं। डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट भी बड़ा कॉमन है मार्केट में, अगर आप नहीं हैं तो डाइवर्जेंस के बारे में कहीं ना कहीं पर वो आप पढ़ सकते हैं, डाइवर्जेंस की काइंड और तरीक़ेकार के बारे में। तो इसमें आपने ये करना है कि आप सूरत में डाइवर्जेंस का एक जनरल कॉन्सेप्ट ले लें, तो फिर इन ऑसिलेटर्स को इनकी लिमिट में यूज़ करने की सेंस आ जाएगी। मोस्टली अक्सर मेच्योर ट्रेडर्स को मैंने देखा है कि वो ऑसिलेटर्स को डाइवर्जेंस के बगैर यूज़ नहीं करते। तो बिगिनर्स की अक्सर गलती मैंने यही देखी है कि वो किसी ऑसिलेटर पे शुरू में इतना डिपेंड कर देते हैं या डिपेंडेबल हो जाते हैं, या उनको कोई बाद दफ़ा टीच इस तरह से कर देता है कि वो समझते हैं कि अब जो इसका सिग्नल आ रहा है हमने शायद इसी पे अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है। लाइक RSI को बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब स्टार्ट में जिनका एक्सपीरियंस होता है कुछ, तो ज़ाहिर बात है वो RSI के सिग्नल्स अगर रेंज फॉर्म में आपको अच्छे मिल जाएंगे, जैसे ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा हर ऑसिलेटर जो होगा वो डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देगा। डाइवर्जेंस का सादा मीनिंग मैं बताता हूँ कि मार्केट अगर बाई में है तो आपका जो इंडिकेटर है वो आपको सेल का सिग्नल शो कर रहा होता है या सेल की साइड पे डाटा दिखा रहा होता है। तो ये सिंपल सी जो डाइवर्जेंस है ये मार्केट बाद में फिलअप भी करती है, लेकिन उसका कोई बाकायदा रूल नहीं है कि आपकी डाइवर्जेंस कितनी देर में पूरी होगी, कब पूरी होगी, कौन सी फॉर्मेशन उसी पूरी करेगी। और डाइवर्जेंस को अगर बाय कॉन्सेप्ट देखा जाए स्ट्रक्चर के हवाले से, तो हर टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस हो रही होती है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में कोई भी ऑसिलेटर अपना डिफरेंट सिग्नल दिखा रहा होता है। तो ये इतना क्या लें जॉइंट एक तरह का कॉन्सेप्ट है ऑसिलेटर इंडिकेटर्स के साथ, के बगैर डाइवर्जेंस के अंडरस्टैंड के आप इसका प्रॉपर यूज़ नहीं समझ सकते। यहाँ तक तो मैंने एक जनरल तारफ़ करा दिया कि हमने क्या किया, हमने गूगल पे इम्पोर्टेंट टूल्स को डिफ़ाइन किया कि कौन से ऐसे हैं जो सिग्नल डिमांड सप्लाई ओवर बाय ओवर सेल इस कैटेगरी में काम करने वाले टूल्स हैं। और फिर इन टूल्स के ऊपर अब हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी तैयार करनी है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एक सिंगल ऑसिलेटर को यूज़ करना चाहूँ तो कभी भी उसको एज ए सिग्नल यूज़ नहीं करूँगा, उसको एज ए मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस पे तौर पर किसी हद तक मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी किसी भी थीम के साथ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने 15 मिनट में RSI या CCI कोई भी जो आपने लगाया है ऑसिलेटर, वो आपने देखा आपको एक बाय का या सेल का सिग्नल दे रहा है। तो आप उसके आगे और पीछे के कम से कम एक टाइम फ्रेम लाज़मी उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। लाइक आप 30 का कर सकते हैं, H1 का कर सकते हैं। अगर आप बिगर टाइम फ्रेम से काम कर रहे हैं तो H4 का और H1 का और M30 का मस्ट है। आपके पास 2 एटलीस्ट और कम से कम 3 टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस जब किसी ऑसिलेटर का अलाइन होगा, तो आपको वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो सूरत-ए-हाल समझ आना शुरू होगी मार्केट के एक्शन की।
तो इस तरह से आप अगर उसका कन्फ्लुएंस एज ए सिंगल ऑसिलेटर लेंगे तो उसकी सेंस बनेगी। अच्छा, अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप दो ऑसिलेटर को एक साथ यूज कर लें। जैसे कि अब आप कहते हैं कि चूंकि मैं स्टॉकिस्टिक को भी यूज कर रहा हूँ तो नियर टू आरएसए की तरह का है, तो मैं आरएसए और स्टॉकिस्टिक को सेम यूज करना चाहता हूँ। ऐसे में आपको एक नया मेथड डिफाइन करना होता है, जिसका मतलब है कि दोनों पर अगर कोई ऐसा सिग्नल जनरेट होगा जो सेम टाइम फ्रेम में हो और दोनों की रेशियोज को मैच कर रहा हो, तो ये एक तरह से कन्फ्लुएंस ऑफ टाइम फ्रेम की तरह का ही काम करेगा। यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगल ऑसिलेटर को अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो जो स्ट्रेंथ आपको शो करता है वही स्ट्रेंथ आप उन दो ऑसिलेटर को मिला के एक टाइम फ्रेम में भी ले सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप इस तरह के मल्टीपल ऑसिलेटर एक ही चार्ट पे लगाएंगे तो उनको बाय आई साइट देखना बार बार और उन पे कैंडल्स की कंफर्मेशन लेना, ये थोड़ा मैनुअल ट्रेडर के लिए एक हेडेक भी है और स्ट्रगलिंग भी है, जिसकी वजह से वो इस साइड पे बहुत कम देखा है कि वर्किंग करता हो। तो अब इस फ्रेमवर्क से आपको फ़ायदा क्या होगा? इस फ्रेमवर्क से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप किसी भी ऑसिलेटर्स को उसके 4 काइंड के सिग्नल्स, जो भी मैं आगे जाके डिफाइन करूँगा आपको, वो आप एक तो जनरेट कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। सेकंड, आप उसको किसी और ऑसिलेटर के साथ मिला के एज ए कंफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिसाल लें, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, तो अब आपके पास यहाँ पर ये एक जनरल है कि आपके पास ईमेल अलर्ट भी मिल जाते हैं, क्योंकि सिग्नल है तो जाहिर बात है आप अगर अलर्ट उसका मेल पे लेना चाहें या नोटिफिकेशन पे वो आपको आ जाता है। लेकिन इसमें ये जो पोर्शन है जिसके अंदर आप देख रहे हैं शो ऑल सिग्नल, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमने कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगाई है। अगर मैं इस ऑप्शन को ट्रू करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑसिलेटर या मल्टीपल ऑसिलेटर जो स्क्रीन पे लगे होंगे वो सारों के बगैर फिल्ट्रेशन के तमाम सिग्नल शो हो जाएंगे। लेकिन ये चूंकि एक सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए कि कितने सिग्नल मैक्सिमम आपको शो हो रहे होते हैं उसके लिए आप इसको ट्रू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं दो बाय साइड के फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं, यानी बाय सिग्नल जो आपने किसी बुलिश कैंडल पे लेना है और बाय सिग्नल जो किसी बीरिश कैंडल पे लेना है। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब आपका ऑसिलेटर काम करता है तो बेसिकली उसके अंदर दो इस तरह से जोन बने होते हैं। एक बाय साइड पर नॉर्मली जब लोग उसको रीड करते हैं कि इससे ऊपर अगर हमारी मार्केट इंडिकेटर जाएगा तो हम इसको समझेंगे ये ओवर बाय, या कह लें इस कैटेगरी में चला गया डिमांड सप्लाई की, जिसमें अब इसके सेल होने के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, या सेलर्स का आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगा, या बाय का स्ट्रेंथ कह लें वीक होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी आप इसको डिफाइन कर लें। ये जो एरियाज हैं, अब इसके ऊपर कंफर्मेशन होती है दो तरह की। एक तो ये कि जैसे ही आपकी कोई लाइन ऑफ सिग्नल जो भी आपका इंडिकेटर ऑसिलेटर है इस लाइन से ऊपर जाएगा तो उसी वक्त आप कोई ना कोई उसको एज ए सिग्नल काउंट कर लेते हैं। अब इसमें क्या, जैसे मिसाल ले लें, एक बाय की कैंडल आपकी रिस्पेक्टिवली क्लोज होगी आपके ऑसिलेटर के, जो अगर हम पैरामीटर देखें सेम उसी के ऊपर जाके चार्ट पे, तो अब चूंकि बाय की कैंडल ने अभी जस्ट क्लोज दिया है आपके इस जोन के ऊपर, तो ये आपके लिए लाजमी नहीं है कि आप इसी पे फौरन से इसको एज ए सिग्नल प्ले करें। कुछ अग्रेसिव प्ले मैंने बताया था करते हैं, कुछ कंजर्वेटिव अंदाज में प्ले करते हैं। तो अग्रेसिव प्ले वाला यहाँ पर ही इसको एज ए सिग्नल काउंट करेगा। अब कंजर्वेटिव वाला क्या करेगा, वो यहाँ पर एक कम से कम ऑपोजिट कैंडल के बनने का वेट करेगा। अब इसमें कैंडल की फॉर्मेशन कोई मैटर नहीं करती, किस टाइप की कैंडल डजंट मैटर, चार्ट पे रिस्पेक्टिवली जो भी कैंडल बनी हो जो इस डाटा से मैच करे, यानी आपके ऑसिलेटर के इस लेवल से ऊपर आपको शो करे, तो आप उसको एज ए कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अब मिसाल है बाय की कैंडल में इसलिए कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपका जब भी ये लेवल ब्रेक होना तो किसी बाय की कैंडल ने ही चार्ट पे इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका यहाँ पर इंडिकेटर आपका यहाँ पर कोई सेल का कैंडल दिखा दे, यानी चार्ट पे सेल का कैंडल दिखा दे, तो आफ्टर दैट सेल कैंडल के हम कंफर्म करेंगे कि ये जो इसका सिग्नल है ये कंफर्म हो गया हमारे लिए कि ये एरिया ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज कर सकता है आपको कॉन्सेप्ट। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ जब लगा के दिखाऊंगा फिर आपको मजीद समझ आएगा। मैं सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझा रहा हूँ कि जब ऑसिलेटर चार्ट पे लगते हैं तो इस पर दो तरह से लोग माइंडली काम करते हैं, कंजर्वेटिव वे में और अग्रेसिव में। अग्रेसिव का मतलब जैसे ही आपके लेवल से ऊपर मार्केट गई तो जो पहली कैंडल बनी आपने उसी को कंफर्म कर लिया, और सेकंड जब आपने पहली ऑपोजिट कैंडल बनी लेकिन लेवल आपके
कम से कम क्या जो मैंने डिफाइन किया है इससे ऊपर होना चाहिए। अब इसकी दो कंडीशंस है, जैसे मिसाल लें कि जो अगली कैंडल थी वो सेल की बनी, लेकिन हमने उसको देखा कि वो पैरामीटर को नीचे डाउन ले आई, किसमें, हमारा जो ऑसिलेटर था। अब जो चार्ट की कैंडल है वो इंडिकेटर के डाटा को इस लाइन से नीचे ला के शो कर रही है, तो ऐसी सूरत में ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं होगी। इसके लिए इसका कम से कम इस लाइन से ऊपर क्लोज होना मस्ट है। तो ये होता है कंजर्वेटिव का प्ले, कि वो कम से कम एक चीज के ब्रेक होने के बाद, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक कैंडल के ब्रेक होने के बाद उसका कंफर्मेशन वेट कर सकते हैं, उसकी रीटेस्टिंग का भी वेट कर सकते हैं, उसकी अपोजिट कैंडल का वेट कर सकते हैं। और अदरवाइज क्या है, इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, जो आपके ऑसिलेटर हैं जब आप उनकी रेशियोज को देख रहे हो तो वहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है उसको आप बजाय एज ए सिग्नल समझने के, जब ऑपोजिट कैंडल चार्ट पे कंफर्म करे आपके ऑसिलेटर को, तो आप उसको कंफर्मेशन सिग्नल लेते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि एक अंदाज है ऑसिलेटर्स का रीड करने का, जिसमें अब आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जब मैंने यहाँ पे शो किया कि बाय सिग्नल मुझे बुलिश कैंडल पे चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब किसी भी ऑसिलेटर को जो आपके पास लिस्ट में है, स्टॉकिस्टिक है, सीसीआई है, आरएसआई है, मैकडी है, तो जब भी इसमें इस ऑसिलेटर की कोई भी रेशियो आपकी लाइन से ऊपर या नीचे जाएगी, ऐसी सूरत में हमारे पास दो तरह के कंफर्मेशन सिग्नल्स आएंगे जो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर एक मैं कहता हूँ, यहाँ पर जैसे ही बाई कैंडल बने तो फौरी तौर पर बाई का एरो या कैंडल का जो सिग्नल है वो शो कर दिया जाए। सेकंड मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे मुझे एक ऑपोजिट कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, आफ्टर दैट मैं इस चीज को एज ए सिग्नल कंफर्म करूंगा। तो ये दोनों लिटिल बिट डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, कुछ फिल्ट्रेशन आ जाती है आपके पास। जब आप कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स को चार्ट पे ड्रा होता देखेंगे तो आपको एक सेंस जनरेट होगी कि कुछ फिल्ट्रेशन ऐसी हो जाती है इस मेथड के जरिए कि आप थोड़े फाल सिग्नल से अवॉइड कर लेते हैं। तो ये वो बारीक सी चीज़ें हैं जो बाद दफ़ा चीज़ों में, कोर्सेज में लोग स्ट्रेटजी तो बता देते हैं, इनमें डिफाइन नहीं करते। तो इसलिए मैंने पहले ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया कि इसमें 4 तरह के जो सिग्नल आ रहे हैं वो बेसिकली कंजर्वेटिव और अग्रेसिव अप्रोच को लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा मजीद। तो सबसे पहले हम इसमें लिस्ट के हिसाब से है तो स्टॉकिस्टिक को यहाँ पर ट्रू करेंगे, ठीक है। और हम इसमें स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कि हमने एक बाय का सिग्नल फर्स्ट अग्रेसिव प्ले में बाय की कैंडल पे लेना है, और इसी तरह सेल का सिग्नल हमने अग्रेसिवली प्ले करना है, तो फौरन से बीरिश कैंडल पे उसका सेल का सिग्नल बनने पे उसको देख करना है। अब साथ में आपके पास पूरे इंडेक्स में तमाम इंडिकेटर्स की इनपुट वैल्यूज हैं, जहां से आप उनको कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। इन वैल्यूज पे भी किसी और वीडियोस में बात करेंगे, कौन सी वैल्यू सूट करती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे सूट करती है, कौन सी स्ट्रेटजी में आपको सूट करेगी। अभी हम सिर्फ चूंकि फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो डिटेल में नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो ऑसिलेटर की वैल्यू फॉर से एक मैंने नॉर्मल 14, 5 और 5 के हिसाब से क्लोजिंग प्राइस रख दी। एक्सपोनेंशियली हमारा इसमें मेथड है, और 20 और 80 का मेथड, नॉर्मली एक रेंज है, और हमने इसको ड्रा किया। तो ये जैसे ड्रा किया आप देखते हैं कि इस पर बायो सेल के एक एरोज के साथ सिग्नल जनरेट हो गए। ये जो एक एम से शो हो रही है इसको बॉदर ना कीजिएगा, ये जस्ट फिल्ट्रेशन के लिए है, और जो हमने काउंट करना है वो इन सिग्नल्स को देखना है। अब चूंकि अगर मैं देखूं तो 15 मिनट या 30 मिनट में अगर, तो ये सिग्नल्स को जो जनरल स्ट्रक्चर है, एक तो मुझे काफी छोटा दिखाई दे रहा है। छोटे से मतलब कि बहुत शॉर्ट सिग्नल्स हैं, मतलब आप देखेंगे तो सेल के बाद बाय भी बहुत जल्दी आ जाती है, और उसके बाद कुछ फास्ट सिग्नल भी मुझे अंदर नजर आ रहे हैं। तो जनरल तौर पे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये कंफर्मेशन कितनी कच्ची है इस फॉर्मेशन की, ठीक है। ये है, अगर आप वैसे भी यहाँ पे ऑसिलेटर लगाएं जाकर अपने इंडिकेटर से, ठीक है, इंडिकेटर से जाके अगर आप यहाँ पर स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को यूज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप इसकी यही रेशियो रख के इसको शो करते हैं। थोड़ा सा हम इसका कलर और लाइन बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि आपके पास वही सेम सिग्नल्स की जो प्रेजेंटेशन है वो एरर्स फॉर्म में है चार्ट के ऊपर। यहाँ तक तो एक सिंपल मेथड है, जारी बात है। वो आपने सिर्फ एक काम कर लिया कि आपने जो नीचे सिग्नल थे उसको देखने की जरूरत नहीं और ऊपर उसके एरोज शो करवा लिए। तो अब आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप जो इंडिकेटर्स को क्रॉस सिग्नल्स के लिए यूज करें, तो सारे इंडिकेटर्स को पहले तो लगा के अंडरस्टैंड कर लें चार्ट पर।
वो भी मैं आपको एग्जांपल में दिखा दूंगा। अदरवाइज आप उसके विंडो इंडिकेटर देखिए ना, आप सिर्फ सिग्नल्स को देख के कंफर्म कर लें कि मुझे ये सेंस क्रिएट हो रही है। ये आपकी थोड़ी मेच्योरिटी ऑफ चार्ट रीडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे सिग्नल्स फॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जो कंफर्मेशन है वो इस तरह से आए कि हाँ, ये चीज़ मैं जो मिस कर गया अभी आपको बताना चाह रहा था। जैसे ही आपने देखा हमारा इंडिकेटर वैल्यू किसी भी अ, ये लाइन से जो हमने 80 और 20 की ड्रा की थी ऑसिलेटर के लिए, इससे ऊपर जाता है तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल ड्रा होती है, आपने देखा कि यहाँ पर जो रेड कैंडल्स हैं इनके ऊपर ये एरोज आ रहे हैं आपके। अगर आप गौर करें, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ये देखें। आपका बाय का सिग्नल्स कब आता है? जब आपका ये क्रॉस कंफर्म होता है। ये जो आपने क्रॉस लाइन सिग्नल्स बनाई होती है अपनी, अभी जो हमने रेशियो लगाई, जैसे ही ये क्रॉस होता है उसके ऊपर आपका ये एरो शो होता है, ठीक है। अब ये हमने सिर्फ वहां वहां पे शो कराया है जहां पर हमारी फर्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है। यानी कि आपका क्रॉस आपकी लाइन से ऊपर होना चाहिए। बाद दफा ऐसा होता है कि आपकी सिग्नल लाइन तो चली जाती है 80-20 से ऊपर नीचे, लेकिन आपका क्रॉस वहां पे नहीं आता। जब क्रॉस नहीं आता तो सारी बात है, वो उसे एज ए सिग्नल कंफर्म नहीं करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब आप ये लगा रहे और देख रहे होते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से काम कर रही होती है। अच्छा जी, इसमें अब हम ये करेंगे कि हमने जो चार्ट पे हैं वो सिग्नल कैंडल्स की कंफर्मेशन अग्रेसिव बाय कंजर्वेटिव कर देनी है। ऐसी सूरत में अब सेम रेशियोज में मैं देखूं तो मुझे अ लिटिल बिट थोड़ा सा क्लीन सिग्नल मिलना शुरू हो गया। अच्छा, अब चूंकि मैंने नीचे तो रेशियो नहीं बदली, जारी बात है नीचे जो फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अब ऊपर एरोज नहीं है। एरोज मैंने आपको फर्क दिखाने के लिए साथ में ये विंडो में इंडिकेटर लगाया था, आपको अब पता चले कि ओरिजिनल फॉर्म में लगे तो इसके ऊपर सिग्नल ज्यादा शो होते हैं अग्रेसिव वे में। जब हम इसको एज ए कंजर्वेटिव अप्रोच से मतलब यूज करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे थोड़े से सिग्नल्स क्लीन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे नॉर्मली भी होता है किसी थीम में, जब कंजर्वेटिव कोई ट्रेडर प्ले करता है तो वो कुछ कंफर्मेशन के वेट करता है और अपनी मर्जी से यानी कि कुछ सेटअप को छोड़ने के लिए तैयार होता है। तो यही अप्रोच इसमें भी एज ए सिग्नल देखने की होती है कि एक ही ऑसिलेटर या इंडिकेटर को आप दो वे से यूज कर सकते हैं, अग्रेसिव वे में भी और कंजर्वेटिव वे में भी। तो आपके लिए कौन सा अच्छा या बेहतर है वो बाद में डिस्कस होगा, अभी हम सिर्फ इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने देखा कंजर्वेटिव में हमारे पास ऑटोमेटिकली कुछ सिग्नल्स रिप्लेस हो गए, कम हो गए, हमारा चार्ट थोड़ा सा बेहतर क्लीन हो गया। अच्छा, अब ये सिर्फ एक इंडिकेटर के यूज करने के तरीके थे जो आपने यहाँ पर देखे। और हमने चूंकि ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर वो यूज करना है सिग्नल मेकिंग के लिए। ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सिग्नल्स आपको किसी की भी ले लें, वो उन्होंने किसी टूल से फिल्टर करके या तो लगाए होते हैं, या बाद दफ़ा उनका टूल ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जिसकी बेस पर आप अपने पैसे को लगा के रिस्क ले रहे होते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये इस कंफर्मेशन से सिग्नल ले रहा है तो काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको अब वो मॉड्यूल दे रहा हूँ इस फ्रेमवर्क में जिसके ज़रिए आप ना सिर्फ अपने खुद से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे सिग्नल को रिफाइन कर सकते हैं। और फिर मैंने बताया अगले स्टेप्स भी हैं वो इंशाल्लाह वीडियो में आएंगे, जिसमें आप अपने ही क्रिएट सिग्नल्स के ऊपर स्ट्रेटजी बिल्ड करके उसको ऑटोमेशन में टेस्ट तक लेके जाएंगे और एज ए प्रोडक्ट यूज़ कर सकेंगे। ये वो सारी फेज है जिसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रेमवर्क में अगर कोई सिग्नल इंटरेस्टेड पर्सन है या ट्रेडर है और वो थोड़ा काम करना जानता है डीपली, या उसका शौक है सिग्नल्स बनाने, रिफाइन करने और उसको टेस्ट करने का, तो फिर उसके लिए ये फ्रेमवर्क बेस्ट है इस वक्त काम करने के लिए। ये वो चीज़ है जो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी सिग्नल्स को रिफाइन कर सकते हैं। अगली एग्जांपल्स को थोड़ा सा हम जरा क्विक करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना जाए। अब स्टोकेस्टिक की तरह इसी तरह से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने सीसीआई को उठा लिया, ठीक है। अब मैं सिर्फ स्टोकेस्टिक ऑफ करूंगा और सीसीआई की यहाँ पर जो जनरल सेटिंग है अभी देख लेते हैं जो चल रही है, हम इसी के ऊपर सिग्नल चेक करेंगे क्या लगते हैं। तो हमने देखा सीसीआई के भी नॉर्मल फॉर्म में सिग्नल बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आप सिंगल टाइम फ्रेम पे कभी डिपेंड नहीं करेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम के लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस चाहिए। लेकिन इस फ्रेमवर्क से क्या होगा कि एक ही जगह पर हम एक ही रेशियो के साथ मुख्तलिफ जो फिल्ट्रेशन है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने सीसीआईज में देखा कि ये सिग्नल हमारे थोड़ा सा पैरामीटर से कह लें कि मैच नहीं कर रहे,
तो हम इसको थोड़ा सा अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेशियो भी बदल सकते हैं। जैसे आप CCI को अगर 14 में, और उसके जो पैरामीटर हैं वो बाई सेल और बाकी चीज़ों के लिए, उसको अगर हम 200 में और 200 माइनस में ले जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अब आप देखिएगा हमारे सिग्नल्स काफ़ी बेहतर फॉर्म में आपको चार्ट में नजर, क्लीन चार्ट नज़र आएगा। और इसका मतलब है ट्रेंड में जो आपको मिलेंगे उनकी भी स्विंग्स हमें थोड़ी सी ज़्यादा सेंसेबल लग रही हैं, कि जो, एक सेकंड में ऐसा करूँ कि इस विंडो को ऑफ करता हूँ ताकि आपके पास स्पेस क्रिएट हो सके और आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको देख सकें। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा उसको फिल्टर किया, अभी सिर्फ उसकी सेटिंग के ऊपर। तो हमें जो कंजर्वेटिव प्ले है उसके अंदर किस टाइप के सिग्नल ला रहे हैं मार्केट में, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऑनवर्ड तकरीबन, अगर ये ट्रेंड फॉर्मेशन में देखें तो, अच्छा ये याद रखिएगा ऑसिलेटर जितने भी होते हैं ये हमेशा काउंटर ट्रेंड सिग्नल्स दिखा रहे होते हैं। वैसे तो मार्केट हर वक्त किसी ट्रेंड फॉर्मेशन में, चाहे वो शॉर्ट ट्रेंड हो, बिगर ट्रेंड हो, या ट्रेंड के अंदर कोई ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन जब हम ऑसिलेटर यूज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव खास तौर पर होता है एंटी ट्रेंड सिग्नल जनरेट करने का, अगर मैं ट्रेंड के साथ मैच करके ये बात करूं। और उसमें एक प्रॉब्लम भी है जो बिगनर अक्सर फेस करते हैं लेकिन उनको अंडरस्टैंड नहीं होता। अगर आप ट्रेंड फॉलोअर हैं या ट्रेंड को प्ले करने की स्ट्रेटजीज खेल रहे हैं तो फिर आपने ऑसिलेटर साथ यूज नहीं करने। अक्सर के साथ मैंने मिस्टेक ये देखी है कि वो जब ट्रेंड फॉर्मेशन या ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं या ट्रेंड के ब्रेकआउट्स कॉन्टिन्यूशन को देख रहे हैं तो साथ में उन्होंने ऑसिलेटर लगाए होते हैं, RSI लगाया है, मैकडी लगाया है। तो वैसे में क्या होता है, फिर उनको ट्रेंड के अगेंस्ट सिग्नल मिल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर अपनी स्ट्रेटजी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो ये याद रखें, जिस तरह की आपकी थीम होगी अगर आप उसी तरह के कंफर्मेशन टूल यूज करेंगे तो फिर आपको वो फायदा देंगे। अगर आप अब मिक्सअप कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने गाड़ी की रेस भी दबाई हुई है और साथ में आप उसकी ब्रेक भी दबाते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों साइड पे डैमेज क्रिएट होगा। तो अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हैं तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के ही कंफर्मेशन टूल यूज करें। अब ऑसिलेटर जितने भी हैं ये सारे के सारे किस एक खास रेशियो के बाद ट्रेंड को फॉलो करने में हेल्प करते हैं, और खास रेशियो के बाद किस में हेल्प करते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड। नॉर्मल रेशियो जितनी भी है ऑसिलेटर्स की, जब वो हम एरियाज में देख रहे होते हैं, वो तो ओवर बाय ओवर सेल के जोन में देख रहे होते हैं, तो आमतौर पर वो ट्रेंड्स के काउंटर सिग्नल पेश करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसी रेशियोज हैं कुछ ऑसिलेटर्स की जब वो आप उसको एज ए ट्रेंड फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक रेशियोज हैं, सारे इसको यूज नहीं करते। नॉर्मली ऑसिलेटर्स बस इस चीज को अंडरस्टैंड करें, अगेंस्ट द ट्रेंड आपको सिग्नल शो करेगा। तो इसलिए अगर आपका ट्रेंड स्ट्रांग है तो वहां पर आपको फाल सिग्नल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी सिग्नल्स को फिल्टर किया जा रहा है, ये जो मैं आपको फ्रेमवर्क में तरीका समझा रहा हूँ। आई होप ये चीज को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एवरी टाइम में जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा है तो काउंटर सेल का सिग्नल आ रहा है, और सेल का सिग्नल अगर हम देखें तो हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दे रहा है। तीन चार सिग्नल्स में से एक सिग्नल जो है हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एक तरह का कह लें फाल सिग्नल है, या कम रेशियो देता है मार्केट के मूव करने की। तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पर हमें एक फिल्ट्रेशन के साथ अब इसकी समझ आ रही है, अगर हम सिर्फ इंडिकेटर की एक बेहतर रेशियो यूज कर लें। अब हमने इसको यूज करना है क्रॉस सिग्नल की फिल्ट्रेशन में, तो हमने इसको स्टॉकिस्टिक के साथ मिसाल ने यूज किया। वैसे तो आप किसी भी जो ऑसिलेटर है उनको आपस में मैच कर सकते हैं, तीन चार पांच, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर आप ज्यादा ऑसिलेटर्स को मिक्सअप करेंगे तो आपके सिग्नल तो रिफाइन होंगे लेकिन उनकी अकरेंस जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप कोई थीम ऐसी बनाएं जिसके अंदर आपके सिग्नल तो बड़े अच्छे आ रहे हो लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी कम होगी हो, तो ये भी हमें थीम में अच्छा मतलब एक वो फैक्टर नहीं है जो चाहिए होता है। आपको एक ऐसा सिग्नल चाहिए जिसको आइडियल सिग्नल कहा जाता है, कि एक तो आपको ज़्यादा मार्केट में उस पे रिस्क ना लेना पड़े, दूसरा वो मार्केट में ज़्यादा देर बाद क्रिएट ना हो। ये नहीं है कि आज आपने सिग्नल लिया है तो अब आपको 3 4 5 दिन बाद जाके सिग्नल मिल रहा है, फिर तो आप इंट्रावी ट्रेडिंग में चले जाएंगे ना। मैं ये इंट्राडे के सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपसे। तो ऐसे में अब क्या होता है कि आप अगर सिग्नल बहुत फ्रीक्वेंसी से लेंगे फिर आपके मनी मैनेजमेंट का रिस्क बढ़ जाएगा।
तो आपको जो बैलेंस क्रिएट करना है वो ये करना है कि आपकी फिल्ट्रेशन इतनी कि नॉर्मल हो जो आपकी मनी मैनेजमेंट को सूट करे, और फिर आप उसको प्ले कर सकें। जैसे बाद दफ़ा अगर आप कोई सिग्नल मिस भी करते हैं फॉर सेक, तो ऐसा नहीं है कि उसको मिस करने के बाद आपको अगले सिग्नल के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। तो ये वो चीज़ है जिसको थोड़ा बैलेंस करना होता है आपने, जब आप सिग्नल फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन पे काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अब आपने देखा कि मैंने दोनों को टू किया है, तो इसका मतलब अब क्या है, अब चार्ट पे आप देख रहे हैं कि फार मोर ज्यादा और फिल्टर कायम हो गया है, क्योंकि अब हमारे चार्ट पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बेसिकली सीसीआई और जो स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर उसको आपस में मैच करने के बाद, ये दोनों की कंफर्मेशन, कौन सी कंफर्मेशन, कंजर्वेटिव कंफर्मेशन को आपस में एक ही टाइम फ्रेम में कंफर्म करने पर आएगी। तो अब हम देखें अगर बैक चार्ट पे साथ में, तो अब हमें कंफर्मेशन में वही ट्रेंड फॉर्मेशन ज़्यादा क्लीन नज़र आ रही है, जो थोड़े से उसमें कुछ फाल्स टच थे वो भी दूर होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, जैसे मैंने बताया आपके दो तरह के एडवांटेजेस होते हैं। नंबर एक, आपको मल्टी टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस में नहीं जाना पड़ता। सेकंड, आपकी मनी मैनेजमेंट पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता। और तीसरा जो मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है वो भी थोड़ा सा मेच्योर नज़र आता है चार्ट के ऊपर। तो ऐसे में इन चीज़ों के ऊपर हम चार्ट पे विजिबली आराम से देख के आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के ट्रेंड फॉर्मेशन में काउंटर सिग्नल्स दो ऑसिलेटर्स को मिला के हमें किस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये आई होप आपको आइडिया अंडरस्टैंड हुआ होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चले मजीद एग्जांपल देखते हैं। अब हम दोनों को बंद करते हैं और सिंपल आपको ट्रू फॉल्स करना है। ये फ्रेमवर्क का फ़ायदा है कि जस्ट आपको अपनी जो भी एक्सेस करनी है उसको ट्रू फॉल्स कर लें, आपका वो एक्टिव हो जाएगा टूल चार्ट के ऊपर। हम सिंपल आरएससी को ट्रू करेंगे, ठीक है, और कंजर्वेटिव अप्रोच से अब फिलहाल उसको देख रहे हैं, और आरएससी में जो नॉर्मल वैल्यू है वो अभी जो है वो 11,30,70 के हिसाब से बाय डिफॉल्ट लगी है। तो पहले इसको ही देख लेते हैं, चले। जैसे लगाया, अब हम चार्ट पे देख रहे हैं ये एक रॉ फॉर्म में आरएससी के सिग्नल जनरेट कर रहा है, और टाइम फ्रेम जो इसमें 30 का है। और अगर मैं देखूं तो वही बात है कि सिंगल एक टाइम फ्रेम में ओपन तरह के सिग्नल्स अब आप देख रहे हैं कि जगह पर मल्टीपल्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें ये फॉर्मेशन ऑफ सिग्नल नहीं चाहिए इसके ऊपर ना। हम थोड़ा इसको भी रिफाइन करेंगे, बेहतर करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर जाते हैं और हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम क्या है, आप अपने जो ऑसिलेटर है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आगे पीछे करके देखें। सेकंड, आप उसको किसी और के साथ मैच करके देखें। फिर थर्ड पे आएगा जब आप टाइम फ्रेम भी चेंज करके देखेंगे। अगर आपने ये 3 पैरामीटर पे किसी भी तरीके से काम कर लिया, तो यकीन करें इतने रिफाइंड सिग्नल्स और इतनी टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं बिल्ट अप करने के लिए कि आपको को कोर्स भी शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपका 1 मंथ गुज़र जाएगा, आप बहुत सी चीज़ें समझ जाएँगे, बहुत से आइडियाज़ और रूल्स की समझ आ जाएगी आपको मार्केट में काम करने की। क्योंकि जैसे मैंने बताया ये सिर्फ़ एक सिग्नल फॉर्मेशन का मॉड्यूल नहीं है, इसी को आगे रिफ़ाइन करने के रूल, इसी पे आगे मनी मैनेजमेंट के, जिसकी हम अगली वीडियोज़ में भी बात करेंगे, वो कैसे लगाई जाती हैं, उन चीज़ों पे भी बात करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल अभी आरएसए की थोड़ी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लाइक 14 सब यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम इसको ज़रा टिपिकल कर लेते हैं, और मैं पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि अगर ट्रेंड करेंसी है तो कुदरती बात है कि 30-70 जो है वो बहुत करीब के इसके जोन्स हैं। और चले हम इसको 20 और 80 पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने चेक ये करना है कि हमें चार्ट पे विजिबिलिटी जो है वो कैसी मिल रही है हमारे रॉ फॉर्म में सिग्नल की, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इस वक्त, अब आप देख रहे हैं कितने सारे सिग्नल सिर्फ कंजर्वेटिव की वजह से चार्ट से ऑफ हो गए। पूरे 4-6 दिन मुझे कोई सिग्नल नहीं नजर आ रहा आरएससी की इस वैल्यू पर, सवाए के 4-6 दिन कंटिन्यूस एक जगह पर सिग्नल आए। और उसके बाद भी देखूं तो 3-3 4-3 दिन के गैप के बाद मुझे फिल्ट्रेशन में सिग्नल मिल रहे हैं। अब अगर देखने में ये अच्छे सिग्नल भी हों, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं टॉप बॉटम या पीक, या कहीं पर आपको ट्रेंड एग्जॉक्शन में ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो लेकिन फ्रीक्वेंसी और जो मैंने आपसे अभी पहले बात की थी कि जो एक्सपेक्टेंसी रेशियो है वो भी कम हो गई, कि अब मेरा सिग्नल ही बहुत देर बाद आ रहा है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली कंजर्वेटिव अप्रोच से RSI इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे हमें सूट नहीं कर रहा, ठीक है। जो पहली वैल्यू है उसमें हमारे पास सिग्नल ज़्यादा हैं, और जो सेकंड है इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर हमें कंजर्वेटिव अप्रोच सूट नहीं कर रही। चले हम दूसरी वैल्यू लगा के देखते हैं इस पर, और देखते हैं क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। जी, अब हम देखें तो लिटिल बिट थोड़ा सा वेरिएशन आया है, तकरीबन
लेकिन फिर वही है कि बहुत देर देर बाद हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। आ तो बड़े अच्छे रहे हैं, कुदरती बात है कि इसमें आप थोड़ा सा जो जो मसला आता है किस चीज़ का, जब मार्केट ऐसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स में होती है या बाद दफ़ा ऐसी रेंजेस में जिसमें फाल सिग्नल आते हैं, वो सारी आपको इसमें नज़र आएगी कि आपको इसने स्किप कर दिया उस चीज़ को। तो जैसे ही कोई ट्रेंड एग्जॉस्शन रियल में टॉप बॉटम है, तो वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रही है बॉटम के ऊपर, और ये अच्छे सिग्नल जनरेट कर रहा है। लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेंसी से मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। वो काफ़ी देर बाद आ रही है। तो इसको मैं ये तो कर सकता हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी रेशियोज और कम करके लेट्स सी देखते हैं इसी पर। अभी हमने चूंकि सिर्फ नीचे के पैरामीटर चेंज किए हैं, तो लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर अब मुझे कुछ सेंस उससे बेहतर नज़र आ रही है कि हर 3-4 5 दिन में मुझे एक सिग्नल जो है वो मार्केट में समझ आ रहा है, फॉर्मेशनें भी फिल्टर होती नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ रेशियो पहली दो रेशियो से बेहतर सेंस दे रही है, ठीक है। चार्ट के ऊपर मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर मैं देखूं तो कई फ्रीक्वेंसी जो है 4-5 सिग्नल की कॉन्टिन्यूस डे में टॉप बॉटम में एक सेंस जनरेट करनी है। अच्छा, मैंने जैसे बताया, अगर आप जो फिजिकली लगा के इंडिकेटर को साथ देखना, तो एवरी टाइम में उसकी वैल्यू भी आपको चेंज करनी होगी चार्ट पे ना, मैच करके देखने के लिए। इसलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिखा दिया कि सिग्नल बेसिकली किसी ऑसिलेटर के जनरेट काम पे हो रहे हैं, ताकि आप अगर नहीं भी देखते ऑसिलेटर को तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने ये अग्रेसिव वाला मोड चेक कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा फाइनली कंजर्वेटिव वाली अप्रोच इस रेशियो के साथ, जो हमें थोड़ी सी सेंस अभी जनरेट कर रही है कि अगर हम सिंपल आरएसए को यूज़ करें। यहाँ पे देखिए, अब आपको वो तीनों में जो वाज़ेह फ़र्क है वो समझ आ रहा होगा। जैसे मैंने अभी आपसे जो बात की, जो हम टारगेट कर रहे थे वो फ्रीक्वेंसी और थोड़ी एक्सपेक्टेंसी रेशियो के कब हमारा जनरेट होता है सिग्नल, तो ये उसकी मामले में थोड़ा बेहतर हो गया। जैसे अब हमें हर दूसरे तीसरे दिन एक सिग्नल जनरेट होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ तक अगर मैं इसकी वैल्यू एज ए सिंगल इंडिकेटर देखूं तो ये बाकी सब जो अभी तक हमने देखी उनमें सबसे बेहतर है, ठीक है। अब हमने इसको यूज करना है किसी और ऑसिलेटर के साथ क्रॉस सिग्नल्स के लिए। अब फिर वही बात है कि आप इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में सिर्फ स्टॉकिस्टिक के साथ, जिसको हम पहले चेक करते हैं, लगा के देख सकते हैं। तो वहाँ देखें तो इनकी फिल्ट्रेशन जो है तकरीबन अगर मैं देखूं तो मुझे ऑसिलेटर और आरएसए की मिलती जुलती नजर आ रही है, इसमें कोई मेजर फर्क नहीं आ रहा। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने इनमें थोड़ा-सा और बेहतर करना है, तो फिर मुझे स्टोकेस्टिक की वैल्यू चेंज करनी है, या फॉर सेक अब मैंने स्टोकेस्टिक की जगह इसके में आरएसआई को क्रॉस मैच करके देखा, तो यहाँ पर देखूँ तो काफ़ी फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि सीसीआई का एक अपना मोड है काम करने का अगर देखा जाए मार्केट में। अच्छा, ये भी आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि आप ऐसे नहीं है कि बगैर समझे ही कोई भी ऑसिलेटर आपस में मिलाते जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट लाइक एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी थीम में आप पुट कर रहे हैं ना। जैसे आप साल्ट को, पेपर को, चीज़ों को, इंग्रेडिएंट्स को अपनी जो भी आप फूड तैयार कर रहे हैं उसके अंदर डालते हैं खास रेशियो से, ठीक है। तो आप सिग्नल मॉड्यूल को कैसे यूज करेंगे, जब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपस में उसके एज ए इंडिविजुअल इंडिकेटर का, एज ए ऑसिलेटर का भी होगा, जो मैंने पहले बता दिया कि इसको कैसे यूज किया जा सकता। इसको अग्रेसिव भी यूज किया जा सकता है, इसको कंजर्वेटिव भी यूज किया जा सकता है, इसको सिंगल टाइम फ्रेम से मल्टी में देखने का क्या फर्क होता है। तो आपको बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इससे पहले कि आप उनको आपस में मिक्स करके सिग्नल जनरेट करें ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सीसीआई के साथ हमारा कोई खास मैच इसका बन नहीं रहा, उन दोनों की वर्किंग का। ये बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि जब बन नहीं रहा तो वो बिल्कुल नहीं बनेगा, उसको ज़ाहिर बात है थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया समझाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं जनरल एग्जांपल्स पे आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ इस मॉड्यूल की। अच्छा जी, हम अब सी को फाज कर लेते हैं और आरएसए को फाज करते हैं, और हम थोड़ा सा इसमें सीधा सीधा मैकडी को, ताकि एक एक एग्जांपल्स आपको ज़रा क्लियर हो जाए इस वीडियो के अंदर। तो मैकडी में अब देखें तो कंजर्वेटिव प्ले में मैकडी, मुझे अगर एज कंपेयर करूं, मैं तो जितनी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है सिग्नल्स की, और जो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा सिग्नल्स और फास्ट सिग्नल दिखा रहा है। इवन ये टाइम फ्रेम 30 का है। तो अब इसमें वही स्टेप है कि या तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि इसकी डिफ़ॉल्ट रेशियो, लोग नॉर्मली तो लोग ये यूज़ करते हैं 12-24-9 की, चले मैं सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करके देखता हूँ इसकी फ़िल्ट्रेशन होती है कि नहीं।
थोड़ा सा बस उसमें वेरिएशन आई है, लेकिन तकरीबन वही है सूरत हाल। इसका मतलब है जब तक हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेंगे, हमें फाइनली इसका एक अच्छा टच नहीं मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक और पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। अगर आप एक ऑसिलेटर ऐसा यूज़ करते हैं जो फाल्स और फ्रीक्वेंसी सिग्नल ज़्यादा दिखा रहा है इस वक्त, यानी अगर मैं उसको इंडिविजुअल यूज़ करना चाहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो, लेकिन उसी को अगर मैं किसी और ऑसिलेटर के साथ मैच कर दूं, यानी सेम रेशियोज को, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही लेकिन किसी और की अच्छी रेशियोज के साथ मिक्स कर दूं, ठीक है, ये दो चीजें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि मैं दोनों ऑसिलेटर्स को पहले ऑप्टिमाइज करके एक अच्छे फिल्टर में लेके आता हूँ, अच्छे सिग्नल्स की फॉर्मेशन में, फिर आपस में मैच करता हूँ। और एक तरीका ये है कि एक आप बैड फॉर्म में चलें, क्या लें, यूज कर रहे हैं सिग्नल्स, और लेकिन उसी को फिल्टर कर लेते हैं अच्छी फॉर्म के ऑसिलेटर के साथ, तो तब भी आपकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये कोई लाजमी रूल नहीं है कि आपने हमेशा उसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज और अच्छा करना सिग्नल्स में, फिर उसको मैच करना है दूसरे बेस्ट सिग्नल्स के साथ। आप एक वर्स्ट और एक बैड को भी आपस में मिला सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं कि हम इसको सेम रेशियो में रखेंगे, और उधर से हम अब बारी बारी, क्योंकि पहले तीन यूज किए हैं तो एक एक करके उनको आपस में यूज करके देख लेंगे। अब आपने देखा फ्रीक्वेंसी कितनी कम हो गई और थोड़ा सा फिल्ट्रेशन बेहतर हो गई, और अगर एक्सपेक्टेंसी देखूं तो वो भी कुछ थोड़ी बहुत सेंसेबल है, लेकिन इतनी भी नहीं है। मार्केट में कहीं ना कहीं उसका एक रैंडम सा फॉर्मेशन चल रहा है कि अगर चलें तो 3-4 दिन में सिग्नल आते हैं, नहीं आते तो 4-6 दिन भी नहीं आते। अच्छा, ये भी अभी फर्क है, मैं आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि अब आप एक एसिड क्लास बोर्ड को देख रहे हैं। जब आप फिल्ट्रेशन मॉड्यूल पे काम करेंगे, जैसे मैंने बताया, ये पूरा मॉड्यूल एक अपनी जगह पे एक तरह का एक सीखने की चीज है, एक कोर्स है, एक पूरी थीम स्ट्रेटजीज हैं जो यहाँ से बिल्टअप होती हैं। इसमें सारे वो रूल्स आते हैं जो मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फ्रेमवर्क पे बहुत ही मैंने रेयर देखा है कि शायद कोई काम करता होगा। ये वो टूल्स होते हैं, जब हम फ्रेमवर्क कहते हैं तो इसका मतलब एक ऐसा पूरे का पूरा आपको सिस्टम देना जिसके अंदर आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। अगर बीइंग अ ट्रेडर आपके दिन में बहुत से ख्यालात आते हैं, आप समझते हैं कि आप थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हैं, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, आपको शौक है उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का, तो ये चीज़ आपके लिए फ्रेमवर्क में बेस्ट काम करेगी। ठीक है। और बिगनर्स के लिए खास हद तक काम करेगी, क्यों? उनको थोड़ी आसानी मिल जाती है डायरेक्टली, तो उनको किसी और पे डिपेंडेबल नहीं होना पड़ता। ठीक है, थोड़ा सा काम करें, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करें बेसिक, तो वो फिर वो ये जो मैंने पहले बताए ड्रॉबैक्स हैं कि आप किसी और के रिस्क के ऊपर पैसा लगा देते हैं, सारा करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा। तो ये एक एसेट क्लास है। अगर इसी एक एसेट क्लास को मैं डायरेक्टली चेंज कर दूं तो हो सकता है, जैसे फॉर एक आपने एक एक खास एसेट क्लास को खास कॉम्बिनेशन से फिल्टर कर लिया, अब उसके लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अब आप कहेंगे यही सारी फिल्ट्रेशन मेरी किसी और एसेट क्लास पे, इंडस्ट्रीज पे, करेंसीज पे ये भी सेम चले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता आमतौर पर, क्योंकि हर एक की ना जो वॉलेटिलिटी फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होती है। सिग्नल्स जनरेट करने में याद रखिएगा, फॉर जो वॉलेटिलिटी मार्केट की है उसको गेज करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, हाई लोज की कैंडल बनने की, वो सबकी सेम ही बन रही होती है। वॉलेटिलिटी समथिंग एल्स, जो पहले भी एक मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, ग्रिड के बगैर फाइंड करना वैसे ही पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो लोग उसको क्यों नहीं समझते, या उसको यूज ही नहीं करते, या उनको पता ही नहीं चीज़ का। इस पे इंशाल्लाह कोशिश तो है कि डिटेल वीडियो लाऊंगा, लेकिन इस फ्रेमवर्क में आपको साथ में ऑटोमेटिकली वो ग्रिड भी मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ग्रिड को अंडरस्टैंड करेगा तो वो वॉलेटिलिटी को जल्दी गेट कर लेगा सिग्नल्स बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इसको डिफरेंट एसेट क्लासेस में जाएंगे तो रूल तो सेम ही रहेगा कि उसमें भी आपको फिल्ट्रेशन ऐसी करनी है। तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब कर गए सिग्नल्स बनाने की, उनको यूज करने की, तो फिर आपके लिए एसेट क्लासेस को डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अब चूंकि सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं तो हम इसलिए एक ही एसेट क्लास के ऊपर सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे मैकडी को और पहले स्टॉकिस्टिक के साथ हमने फिल्टर किया, तो कुछ हमारे पास अ, वो जो फर्स्ट फॉर्मेशन थी उसकी निस्बत कुछ बेहतर फॉर्मेशन आ गई हैं। अच्छा जी, इसमें अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि हमने स्टॉकिस्टिक के जगह सीसीआई को किसके साथ जोड़ के देखना है, अपने मैकडी की जनरल जो जो फॉर्मेशन सिग्नल थी। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन हो गई है, काफी टॉप और बॉटम पिक होना शुरू हो गई है, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल है वो काफी लेस है। अलबत्ता फिल्ट्रेशन अच्छी है कि अगर आपको बहुत अच्छा सिग्नल टॉप बॉटम है कि चाहिए मैच करना, तो फिर तो कहीं पे रेजिस्टेंस दे रहा है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हमेशा बैलेंस अप्रोच यही होता है कि आप हमेशा एक चीज को मैक्सिमम ना पकड़ें।
चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करें। जैसे मैंने बताया, सिग्नल्स फिल्ट्रेशन का मतलब कोई बहुत रिफाइंड सिग्नल लेना नहीं होता, ऑप्टिमाइज सिग्नल लेना होता है, जिसका मतलब ये होता है कि उनका फ्रीक्वेंसी भी एक बैलेंस वे में हो। अगर आप मिस करते हैं उसमें फाज की कैटेगरी डेफिनेटली कम होनी चाहिए, और इस तरह से हो कि आप थोड़ी सी रेशियोज भी चेंज करके उसको यूज कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अभी डिफॉल्ट वैल्यूज को आगे पीछे कर रहे हैं ऑसिलेटर। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ख़ास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू निकालें, जो सिर्फ़ उसी पे काम करे और उसके आगे-पीछे जैसे ही आप थोड़ा-सा वैल्यू को ट्वीक करें, तो ये सब कुछ ही ख़राब हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो बाज़ लोग इस मेंटालिटी में चले जाते हैं, जो बाद में उनको काफ़ी डिस्टर्ब भी करती है, और कि आप एक ऐसी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाने की कोशिश करते हैं किसी ऑसिलेटर इंडिकेटर की, कि वो बेस्ट से बेस्ट परफ़ॉर्म करेगा। नहीं, हमेशा जनरल वैल्यूज़ में रखें, जो आपको कहीं न कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दें, कि उस रेशियोज के आगे पीछे भी अगर आप रेशियो को करें, तो आपका मेजर चेंज आपकी स्ट्रेटजी में, सिग्नल्स में और चीज़ों में नहीं आना चाहिए। ये जो जनरल स्ट्रेटजीज है, इसलिए इनको ज़्यादा एडमायर किया जाता है स्पेशलाइज की निस्बत। तो अब ये ऑसिलेटर में मैं वैसे तो आपको बहुत सारे रूल बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन जारी बात है इसके लिए अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी टीचिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। तो लेट्स सी, इसमें अब हम देखते हैं कि हमने सीसीआई के साथ भी देख लिया, लास्ट हम इसको अब आरएससी के साथ देखेंगे सेम उसी रेशियो में। और आरएससी चूंकि खुद एक अच्छा खासा फिल्टर है, तो ये तो भाई बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। मतलब बहुत रेयर है कि आपको कहीं पर इक्का दुक्का सिग्नल मिल जाए। क्यों? एक तो आपने अब बैड पैच उठाया किसी चीज का, मैकडी का डिफॉल्ट वैल्यू, फिर आरएससी अपनी जगह पे फिल्टर फॉर्म में लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे सूट, या तो आप दोनों को रॉ फॉर्म में ले आए। रॉ फॉर्म का मतलब है इनकी फ्रीक्वेंसी सिग्नल बहुत ज्यादा हो, फास्ट भी हो, सब हो, तो ये खुद ही एक दूसरे को फिल्टर कर लेंगे। अब क्योंकि एक बहुत ज्यादा रिफाइन और एक बहुत ज्यादा एक डिफॉल्ट रॉ फॉर्म में है, तो ये आपस में मैच ही नहीं कर रहे। तो आपको एक सेंस भी जनरेट होती है। इसलिए मैंने बताया कि आपकी जो थीम स्ट्रेटजीज हैं, उसमें अगर आप कुछ भी सिग्नल जनरेट करेंगे, खासतौर पर ऑसिलेटर्स के जरिए या ऐसे टूल्स के जरिए जो उसको काउंटर करते हैं, तो भाई आपको इन रूल्स की अंडरस्टैंडिंग और खास तौर पर इन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मुझे नहीं लगता कि फ्रेमवर्क के जरिए ये टूल्स और सिग्नल इस तरह से जनरेट करने का कोई भी मॉड्यूल इस वक्त आपको शायद इंटरनेट पे मिल जाएगा काम करने के लिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक शेयर भी लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा जी, अब इसमें हमने आगे क्या किया कि हमने अब आरएसए को भी यहाँ से हटा दिया, और मैकडी भी हमें एक सेंस जनरेट कर गई। अब लास्ट हमारे पास बुलिंगर बहुत से लोग यूज करते हैं। बुलिंगर एक बड़ा ही कॉमन मूविंग एवरेज की तरह, उसके कह लें फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा टूल यूज होते हैं या एमए होती है, बुलिंगर यूज होता है। तो बुलिंगर को नॉर्मल टच देने के लिए अगर हम करेंगे तो लेट्स सी, इसमें हमारे पास 21 और 2 का पीरियड, चले हम जनरल अभी डिफॉल्ट चेक कर लेते हैं जो आप ब्लिंगर में यूज करते हैं। तो लेट्स सी, इसके ऊपर कोई सिग्नल नहीं आ रहा। मैं देखूं कि मैंने उसको अभी फालतू ना रखा हो। अच्छा अच्छा, अब देखें, ये आपने पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। आपने जितने ऑसिलेटर देखे, तो वहां पे मैंने आपको एक रूल बताया था क्या, कि जब आपका ऑसिलेटर का अपर या लोअर लेवल कोई कैंडल ब्रेक करती है, रिस्पेक्टिवली चार्ट पे कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो या तो वो बाय की कैंडल होती है, ठीक है, या कंजर्वेटिव देखेंगे तो फिर एक सेल की कैंडल उसी लाइन से ऊपर जब क्लोज दिखाएगी, तो उसको एज ए सिग्नल हम प्ले कर रहे होते हैं चार्ट के। अब बुलिंगर तो डेफिनेटली तीन मूविंग एवरेज का एक तरह का कॉम्बिनेशन है। तो वहां पर अगर आप कहेंगे ना बाय की सिग्नल कैंडल साथ ही बने और सिग्नल दिखा दे, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट दिखाएगी, इसलिए वो ऑटो फिल्ट्रेशन है इसके अंदर। इसमें जो सिग्नल हमें बुलेंगर पे चाहिए वो हमेशा ऑटोमेटिकली कंजर्वेटिव वाले ही चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इस पे वो फिल्ट्रेशन नहीं है कि आप बुलिंगर को अग्रेसिव प्ले करना चाह रहे हैं। बुलिंगर का बेस्ट यूज हमेशा कंजर्वेटिव ही होता है, तो बाय डिफॉल्ट ही इसके अंदर वो हमने ऐड किया हुआ है। तो इसलिए लेट्स सी, इसको हम उसी फॉर्म में यूज करेंगे। हम यहाँ से कंजर्वेटिव प्ले को ऑफ कर देंगे सिग्नल्स के, और जो हमारे सॉरी एग्रेसिव प्ले को बंद कर देंगे और कंजर्वेटिव को ऑन कर लेंगे। और इसके साथ देखें तो साथ ही आप देखा हमारे पास ब्लिंगर के टॉप बॉटम के सिग्नल्स आने स्टार्ट हो गए। ब्लिंगर इटसेल्फ भी एक खूबसूरत इंडिकेटर है, वो आपको सिग्नल्स अच्छे दे देता है। सिर्फ ये कि उसमें मनी मैनेजमेंट लोगों को लगानी नहीं आती, जिसकी वजह से बाद दफा वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ट्रेंड और नॉन ट्रेंड में। तो अभी इसमें देखें तो वही बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स को मैं थोड़ा फिल्टर करना चाहूंगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू है ना।
हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके, और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडेबली थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, लाइक हमने डेविएशन को थोड़ा 1 बढ़ा दिया, और हाँ डिविएशन से भी एक माइनर 19-20 का तकरीबन फर्क पड़ा। और लेट्स सी, इसी को हम यूज़ करते हैं अब, लाइक थोड़ी सी चलें प्राइस स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्रिएट कर ली ब्लिंगर के लिए, कि इससे पहले कि हम इसको क्रॉस चेक करें चीज़, तो हम इसको सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट क्रॉस किसके साथ, स्टोकेस्टिक के साथ देखेंगे। स्टोकेस्टिक के साथ देखेंगे तो फिल्ट्रेशन थोड़ी सी बेहतर हो गई, लेकिन तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती है। हमें डबल डबल कंफर्मेशन मिल रही है सिग्नल्स की, यानी कि अगर आपका एक वाई का सिग्नल है तो उसकी स्ट्रेंथ दूसरा सिग्नल साथ आके शो कर रहा है कहीं ना कहीं पर। और टॉप बॉटम भी कुछ थोड़ी बहुत एक सेंस जनरेट कर रही है, सेंस दे रही है हमें। अच्छा, इसका मतलब है इसको हम जल्दी बेहतर कर सकते हैं। और इसके लिए अब हम ये करते हैं कि हम्म, थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज करते हैं। मैं इसको 24 पे लेके जाता हूँ, और लेट्स सी। तो आपने देखा कि मेरी थोड़ी कंफर्मेशन से, सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करने से, अब जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रा बेहतर और खूबसूरत लग रहा है चार्ट के ऊपर। कि मेरे सिग्नल्स, एक याद रखिए कि रीपेंट सिग्नल नहीं है, ये जो ऑसिलेटर्स इस फ्रेमवर्क में हैं सारे नॉन रीपेंटेबल हैं, ये याद रखिएगा। इंडिकेटर सबसे बड़ा जो इशू चलता है वो यही आता है, लोग रिफाइनिंग के चक्कर में पेंटेबल जो रीपेंट करने इंडिकेटर उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे ऑसिलेटर बाय डिफ़ॉल्ट MT4 5 के अपने मतलब इंडिकेटर्स हैं, सारे नॉन रिपेंटेबल हैं। और जब आप इनको क्रॉस, जैसे फाइनल टाइप के सिग्नल दिखा रहे हैं आपको इस वक्त, कि आपकी पूरी कैंडल कंफर्मेशन के बाद सिग्नल बनेगा तो चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी खूबसूरती भी है कि आपको जो मिल रहा है वो आपको कंफर्मेशन के साथ मिल रहा है, आपको उसके बाद सेकंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये सिग्नल सही बना, या यहाँ बनना चाहिए था, या पता नहीं ये बाद में शो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हमने देखा, ये ब्लिंगर की ही रेशियोज को थोड़ा और बेहतर रिफाइन कर गया ऑटोमेटिकली, जब मैंने इसके ऊपर साथ में अभी स्टॉकिस्टिक देखा। अब मैं स्टॉकिस्टिक को फाल्स करता हूँ, लेट्स सी, हम सीसीआई को देखते हैं। सीसीआई चूंकि मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट उसकी रेशियोज और हैं तरीके से, वो ऑसिलेटर की तरह यूज नहीं हो रही होती, वो मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी गेज में ज़्यादा हेल्प देता है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेंसी रेशियो वो ज़रा कम हो गई है, तो हम इसको इतना ज़्यादा फिलहाल लाइक नहीं कर रहे। जिस चीज़ को लाइक ना करें उसका मतलब ये नहीं आप उससे काम नहीं करेंगे, सीखने के लिए उस पे भी काम करें, उसको भी चेंज करके देखें। जैसे मैंने बताया, अगर आप इस मॉड्यूल को सिर्फ सीखने के लिए यूज़ करें, आपको, मैं ये नहीं कहता किसी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इसमें इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा, इतने रूल समझ आ जाएंगे मार्केट के बारे में, और टेक्निकली इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आपके माइंड में। और ख़ासतौर पर जब आप इसको मनी मॉडल में शिफ्ट करना सीखेंगे तो मुझे लगता है शायद आपको किसी एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हैं बात को? तो ये बड़े पावरफुल फ्रेमवर्क हैं जो हमने इसीलिए कि हम मैनुअल ट्रेडर्स की वो प्रॉब्लम को सॉर्ट कर दें, जिसकी वजह से वो बेचारा साल हो साल सर्विसेज पे डिपेंडेबल रहता है, उसका टाइम कॉस्ट भी लग जाता है, उसको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती। तो वो विदाउट इस सॉल्यूशन के मुझे भी हार्ड लगता है कि कोई उसको एज ए मेंटोर 1 to 1 लेके चले, और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उन चीज़ों, मतलब आपको राइट माइंडसेट तो चाहिए चाहिए, लेकिन राइट टूल भी चाहिए उसके लिए, ताकि दोनों मिलके आपकी जो सक्सेस रेशियो है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो परफॉर्मेंस है, उसको जल्दी से ग्रो करें। तो लेट्स सी, अब हमने सीसीआई को फिलहाल इसमें ड्रॉप किया, और हमने अब आरएसआई के साथ इसकी जनरल रेशियो चेक की। और आरएसआई के साथ वही बात, आरएसआई अपनी जगह स्ट्रॉन्ग फिल्टर है। हाँ, उसने जब पुलिंगर के साथ मैच में हमें दिखाया तो बड़े अच्छे और टॉप बॉटम के सिग्नल्स पिक कर रहा है। फ्रीक्वेंसी अभी भी थोड़ी चैलेंजेबल है, यानी कि एक्सपेक्टेंसी रेशियो कम है, और उसको डेफिनेटली चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, उसमें जब हम थोड़ी रेशियो चेंज करेंगे, स्टाइल चेंज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी आपको, मतलब खुद ही पॉसिबिलिटीज नज़र आ जाएंगी जब आप थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे इसके अंदर सूट डाल। तो इस तरह से एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया कि किस तरह से आप अपने सिग्नल्स को जनरेट कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन का बल्कि एक शॉर्ट वीडियो मैं दोबारा लगाऊंगा। रिफाइन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी तरफ से जो वैल्यूज थी वो पुट करके क्रॉस कॉम्बिनेशन में अच्छे सिग्नल्स बना लिए। ये बज़ाहिर अच्छे हैं और ट्रेडेबल हैं, लेकिन इसके बाद भी एक और तरीका है जिसपे इसको मजीद रिफाइन किया जा सकता है।
समझ रहे हैं? यानी कि अब वैल्यू से नहीं हम छेड़ेंगे, अब हम क्रॉसिंग को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, हम जो बन चुके हैं इसमें से कुछ फ़िल्टर निकालेंगे, ठीक है? ये एक अलहदा मैथमेटिकल रूल से होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा एक अलहदा वीडियो करूँगा सेट आगे जाके इंशाल्लाह। तो लेकिन बताने का मतलब आप जो बेस्ट निकालेंगे उसको भी दी बेस्ट करने का आगे एक तरीकाकार होता है, ठीक है? आफ्टर दैट फिर हम मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अब इसके वो पैसे कैसे लगेंगे, कौन से मनी मॉडल सूट करेंगे, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो कंप्लीट मॉड्यूल इस फ्रेमवर्क में सबसे जानदार हिस्सा है, इसलिए सबसे पहले रखा गया है और मैंने आपको थोड़ा सा उसका तारुफ कराया इस वीडियो के अंदर। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक लाजमी करें, शेयर लाजमी करें। अब ये वीडियो थोड़ी सी प्रलॉन्ग हुई है तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो आगे मॉड्यूल हैं बाकी सारे उनको एक डिफरेंट वीडियोस में लेके आऊँ साथ साथ। तो आई होप ये तकरीबन टूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, तो इसको माशाल्लाह हम कोशिश करके कोई 3-4 वीडियोस में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इस सीरीज़ के साथ। तो अब इस वीडियो को यहीं पर फ़िलहाल हम क्लोज़ करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।